आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे परीक्षा वाणी का आधुनिक भारत का इतिहास। ये आपका परीक्षा वाणी का बुक है। इसमें आपको आईएएस पीसीएस के जितना भी एग्ज़ाम हुआ था उसका एमसीक्यू इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताएंगे। ये आपको चैप्टर नवीन राज्य के उदय है, जिसमें आपका आता है दक्कन का निजाम, भरतपुर का जाट, सिख राज्य, मराठा राज्य से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह आपके लिए आने वाला जितने भी एग्जाम है, रेलवे, एसएससी हो गया या स्टेट लेवल का पीसीएस हो गया, जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया। अब बीपीएससी में आपका एडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, साथ में आपका बिहार का सीजीएल आने वाला है, तो उसके लिए यह आपका उपयोगी है। तो ये आप कब लगा सकते हैं? जब आप कहीं से थ्योरी पढ़ चुके या सेल्फ स्टडी किए होंगे, या आपको यहाँ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू करना है, सिर्फ एमसीक्यू करना है। आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बक्सर का यूज सबसे प्रमुख कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। कौन था इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। देखिए, बक्सर युद्ध कब किया गया था? बक्सर युद्ध किया गया था 22 अक्टूबर। याद देखिए, 22 अक्टूबर 1764। याद देखिए, किनके बीच? देखिए, इधर से आपको कौन कौन सा था? मीर कासिम, साथ में आपको मुगल समाज कौन था? मुगल सम्राट आपको था शाह आलम। याद देखिए, शाह आलम द्वितीय, और साथ में था शुजाउद्दौला। याद रखिएगा, ये अवध के नवाब थे, ये पूर्व बंगाल के नवाब थे, और शाह आलम थे दिल्ली के थे। तीनों मिलकर आपसे किसी अंग्रेज से युद्ध किए थे। अंग्रेज के जो सेनापति था वो कौन सा था? अंग्रेज का सेनापति वो था हेक्टर मुनरो। याद रखिए, हेक्टर मुनरो। याद रखिए, ये तीनों एक साथ थे, और साथ में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो मिलकर तीनों का सामना होता, जिसमें आपको ये मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग गए थे, और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ये दोनों अंग्रेज के सामने समर्पण कर दिए थे। नीचे क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों का दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनका संबंध बिगड़ गए? याद देखिए, कौन सा? मीर कासिम। देखिए, मीर कासिम ही, जिसे क्या होता है, बंगाल कंपनी धारी से दुरुपयोग से वो उनको कारण मीर कासिम वहाँ छोड़कर मुंगेर आ गए थे। मुंगेर से ही अपना नया सेना बनाए थे, और साथ में उसके बाद बक्सर के युद्ध में शामिल हुए थे। याद रखिएगा। नीचे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो ये ब्लैक होल की घटना किनके काल में होता? सिराजुद्दौला। याद रखिए, सिराजुद्दौला के काल में। कब था सिराजुद्दौला? इनका शासन काल कब था? का शासन काल था आपका 1756 से लेकर 1757 तक। याद रखिएगा। देखिए, ये ब्लैक होल क्या था? एक छोटा सा कमरा था। छोटा सा कमरा में बहुत सारे लोगों को इसमें रख देते थे, और दम घुटने के कारण मर जाते थे। इसमें एक बच के गया था, जो कि अंग्रेज को बताया था ब्लैक होल के बारे में। 4 नंबर देखें क्वेश्चन। उद्धवलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? याद रखिए, मीर मदन। याद रखिए, कौन सा? मीर मदन। मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। याद रखिएगा, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। मिदनापुर था, चटगांव था, बर्धमान था। यह बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव यह सब पश्चिम बंगाल में है। मुजफ्फरपुर बिहार में है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यह हुई थी सालबाई की संधि। याद रखिएगा, कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
की समाप्ति किस संधि से हुई थी? सलाबाई की संधि। इलाहाबाद की संधि कब से हुई थी? यह बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। देखिए, अफजल खां को शिवाजी को धोखा से मानना चाहता था, किस राज्य का अधिकारी थे? यानी बीजापुर। अफजल खां बीजापुर के थे, जो कि शिवाजी को धोखे से मानना चाहता था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? याद देखिए, मुर्शिद कुली खान के। मुर्शिद कुली खान से ही फर्स्ट बंगाल नवाब से ही आपका शासन सूबेदारी का वंशानुगत हो गया था। याद देखिए, वंशानुगत। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था? याद रखिएगा, कब? इलाहाबाद के संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? सेना द्वारा विद्रोह कर दिया था। इसमें क्या था? मीर कासिम। इसमें क्या था? मीर जाफर को अंग्रेज द्वारा इनको बंगाल के नवाब के लालच देकर इनको क्या होता था, जब लड़ाई हुआ था प्लासी के युद्ध में, तो मीर जाफर इनको लालच मिल गया था क्योंकि हम बंगाल के नवाब बनेंगे। तो ये सिर्फ जाके युद्ध में ये सिर्फ देख रहे थे और खड़े थे, युद्ध में कोई भाग नहीं लिए। तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला हार गए। नीचे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? याद रखिए, कौन सा युद्ध जीता था? प्लासी का युद्ध। याद रखिए, कौन सा? प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था प्लासी का युद्ध? ये था, आपको डेट याद कर लीजिएगा, 23 जून 1757। याद रखिएगा, 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून का। मीर कासिम ने अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? व्यापार कर के कारण ये मीर कासिम कहाँ पे? मुंगेर भाग गए थे, बिहार के मुंगेर में। उद्धवलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया था? यानी धीरे धीरे नवाब के अधिकार को समाप्त करना। देखिए, अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो याद देखिए, बाजीराव, जो कि बाजीराव प्रथम का पुत्र थे। बाजीराव, इनका शासन काल कब था? इनका शासन काल था आपको 40 से 60, 1740 से 60, 1740 से 60 के 61, ऐसा ही पास में था, मान लीजिए 61। पेशवा पद का प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो याद रखिए, रघुनाथ राव के द्वारा। इनका शासनकाल कब था? 1773 से लेकर 1774 तक। या ज़्यादा दिन का शासनकाल इनका नहीं था। मराठा भूस्वराज व्यवस्था के अंतर्गत चौथ था। यह मराठा द्वारा लिए जाने वाले कर, चौथ, जो कि आपका सुरक्षा कर था, एक तरह का 1/4, मतलब आपको सुरक्षा दिया जाएगा, कोई भी मराठा द्वारा हस्तक्षेप नहीं करेगा आपके राज्य में, इसीलिए चौथ लिया जाता था। अगर जो चौथ नहीं देता था उस पर मराठा आक्रमण करते थे, याद रखिएगा। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेक मुखी वसूली किया जाता था? याद रखिए, कौन सा? 1/10 की दर से। याद रखिए, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा और दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खान को कब पराजित किया? याद रखिएगा, इनको पराजित किया था 1663 में।
नेक्स्ट देखेंगे शिवाजी किस राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलोकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ देखिए नहीं नहीं। तो वह मालिक अंबर की भू राज व्यवस्था पर आधारित थी। उपज का 40% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार से नगद रूप से स्वराज चुका सकता था, यह तो सही है। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, यह गलत था, यह डी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए के वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया था? रघु जी भोसले के साथ संधि किए थे, याद रखिएगा। देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दिए गए कूट का सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासन का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए मेरा थोड़ा हिंदी वीक है क्योंकि इंग्लिश मीडियम से, तो इसी कारण थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है। देखिए शुजाउद्दीन, सरफराज खां और मुर्शिदा कुली खां और अलीवर्दी खां। सबसे पहले इसमें कौन थे? मुर्शिद कुली खां। इनका शासनकाल का था 1717 से 1727 तक। उसके बाद किनका शासन था? शुजाउद्दीन का। याद रखिए शुजाउद्दीन का शासन कब था? 1727 से, याद रखिए 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन का फर्स्ट। उसके बाद सरफराज का शासन काल कब था? सरफराज खां 1739 से 1740, याद रखिए। उसके बाद अलीवर्दी खां का शासनकाल कितना था? 1740 से लेकर 1756 तक, याद रखिएगा। बंगाल के नवाब सिराजदौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? याद रखिए क्या कारण था? डी आंसर है आंतरिक साजिशों और विश्वासघात। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पोरबंदर की संधि करने के लिए विश्वास किया? याद किया यह जयसिंह के द्वारा। 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मार कर हत्या कर दिया था? याद रखिए अफजल खां। बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी? याद रखिएगा अफजल खां। मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित है? याद रखिएगा सिसोदिया वंश से। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ। याद रखिए चौथ। अब वो चौथ बताया क्या था ये मतलब मराठा आक्रमण से बचने के लिए जो कर दिया जाता था, कृषि कर, जो ताकि मराठा उस क्षेत्र पर अधिकार न करे। जो चौथ देता था उस क्षेत्र पर अधिकार मराठा नहीं, वो युद्ध नहीं करता था, उस पर आक्रमण नहीं करता था मराठा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, याद रखिए 1674 में। किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक कैद रहा? तो यह कौन सा? जिंजी के किला में, याद रखिए जिंजी का किला में। मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिए शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे अधोलिखित में से कौन 2 मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बन गए थे? याद रखिए होलकर और सिंधिया। मराठा संघ के फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो याद रखिए रघुनाथ रॉय। ये भी आपका
बाजीराव फर्स्ट के पुत्र थे, याद रखिएगा। और बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव दोनों भाई थे। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी, याद रखिए, माधव नारायण राव, याद रखिएगा। किस पेशवा ने आत्महत्या की थी, माधव नारायण राव। 64 में हुई बक्सर युद्ध के भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे, याद रखिए। मीर कासिम, ये आपको मुंगेर की तरफ से थे। सुजाउद्दौला, ये आपको अवध की तरफ से। शाह आलम द्वितीय, यह दिल्ली का मुगल समाज से, याद रखिएगा। और साथ में किसके साथ हुआ था, हेक्टर मुनरो। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किससे बनाया गया, तो मीर जाफर को बनाया गया। तो कब बने थे मीर जाफर, याद रखिए। मीर जाफर का शासनकाल था, इन 2 बार बने थे। देखिए कौन सा, सिराजुद्दौला कब बने थे, सिराजुद्दौला बने थे 1756 से लेकर 1757 तक, याद रखिएगा। इन्हीं के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। मीर जाफर कब बने थे, इनके बाद। मीर जाफर कब बने थे, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ जो इनका मुख्य सेनापति था वो मीर जाफर था। इसी ने विश्वासघात कर प्लासी के युद्ध में सिर्फ युद्ध में खड़े थे, अंग्रेज की तरफ से न लड़ रहे थे, इसी कारण सिराजुद्दौला का हार हुआ था। इसके बाद मीर जाफर बने थे 1757 से लेकर 1760 तक, फिर इनको हटा दिया गया था। इसके बाद मीर कासिम बना था, मीर कासिम। फिर इनके बाद मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर बने, दोबारा मीर जाफर बने थे, याद रखिएगा। मीर कासिम कब बने थे, मीर कासिम बने थे आपको 1760 से लेकर 1763 तक, फिर 1763 से फिर 1765 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी, याद रखिए। बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी, इसका आंसर डी होगा, डी। हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफल। मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों के कौन शामिल थे, जमींदारों में कौन शामिल थे, याद। मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन खाए थे, याद रखिएगा, राजबल्लभ। इसका राजबल्लभ, देखिए राजबल्लभ भी थे शामिल नहीं थे। सीताराम रे शामिल थे, उदय नारायण भी शामिल थे, गुलाब मोहम्मद शामिल थे, ये नहीं थे, याद रखिएगा। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था, राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण होना, याद रखिएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज के मध्य विवाद का मूल कारण था राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। 39वां क्वेश्चन, पोरबंदर की संधि के संबंध में उल्लेखित में असत्य, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ असत्य कथन बताइए। तो इसके संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी। संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया था। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी को मुगलों को 23 किले दिए गए थे। संधि के फलस्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, याद देखिए कौन सा, डी। संधि के इस असत्य ये नहीं हुआ था। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं किए थे, याद रखिएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुनिश्चित कीजिए। अच्छा देखिए इसका हैदराबाद कौन था, निजामुल मुल्क, याद रखिए। अवध का सादत खां,
बंगाल का मुर्शिदा कुली खान संस्थापक। ये जो दिया है ये क्या है? संस्थापक। केरल का मार्तंड वर्मा। यार केरल का कौन किए थे संस्थापक? मार्तंड वर्मा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? शिवाजी को पराजित किया था राजा जय सिंह। या दक्षिण में पराजित किए थे राजा जय सिंह। राजा राम के मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? याद देखिए किसने किया था? ताराबाई। याद देखिए ताराबाई। ताराबाई के किसकी पत्नी थी? राजा राम जी की। उद्धोलोकित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया एक कूट को सहायता से सही उत्तर कीजिए। देखिए शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थे। ये सही है, उसमें कैबिनेट नहीं था। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव के भांति कार्य करते थे। ये भी सही है। इसका आंसर डी होगा। ए और दोनों सही है। 45 में क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? छापामार युद्ध पद्धति। याद रखिए छापामार युद्ध पद्धति के कारण ही दोनों सफल रहे। कौन? शिवाजी और बाजीराव प्रथम। बाजीराव शासनकाल का था 1720 से 1740। याद रखिएगा। और 1740 से 1761, 1740 से 1761 किनका शासनकाल था? यह शासनकाल था बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के निम्नलिखित किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया? याद रखिए भोसले ने भाग नहीं लिया था तृतीय मराठा युद्ध में। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? याद रखिए निरंकुश राजतंत्र। उल्लिखित को सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। नीचे देखेंगे। इसका आंसर देखेंगे बारगीर का क्या था? अश्वारोही सैनिक। नायक क्या था? देखिए बारगीर को क्या कहा जाता था? अश्वारोही सैनिक। नायक क्या था? पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। नायक किसको नायक मतलब मानते हैं? सबसे बड़ा ऊंचा पद। पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। सरनौबत किसके? किले के गोदाम का अधिकारी है। सरनौबत किले का गोदाम का अधिकारी। कारकुन क्या था? पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठाओं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? याद लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिए कौन? लॉर्ड हेस्टिंग ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा का तोप खाने का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा मराठा का तोप खाने का नेतृत्व कौन किया था? यह कहता है इब्राहिम गारदी। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम गारदी। पानीपत तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? याद रखिए बालाजी बाजीराव। यह 1740 से 1761 तक पेशवा थे। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठा शक्ति के उत्थान में उद्धोलोकित में से कौन सा कारक सहायता नहीं था? कौन सा कारक सहायक नहीं था? याद रखिए कौन सा? मुगल का राजधानी दूर होना। याद रखिए मुगल का राजधानी दूर होना। निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? गुजरात का युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम II के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? कौन सा? संगोला की संधि। याद रखिएगा संगोला का संधि। उद्धोलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? यह आपका दुर्लभ उड़ीसा का दीवान, मीर मदान सिंध का दीवान। ये गलत है।
मुरज्जा खां बंगाल का नवाब, राजा सिताब राय ये बिहार और उड़ीसा का दीवान था। ऐसे मीर राजा सिताब राय। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घसीटी बेगम शौकत जंग और राजा बल्लभ बंगाल के किस नवाब का प्रबल शत्रु थे? याद रखिएगा, किस बंगाल के किस नवाब के प्रमुख शत्रु थे? तो यह थे आपका सिराजुद्दौला। याद रखिए, सिराजुद्दौला। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका सबसे पहले आए थे कौन? ड्रेक। याद रखिएगा, ड्रेक आए थे सबसे पहले। उसके बाद आए थे बेंसी टाड। उसके बाद आए थे आपको बेरेलास्ट। उसको वारेन कटियार। लास्ट में वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? या हुमायूं शेरशाह सूरी के समकालीन नहीं थे। अलीवर्दी खां 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठा को सौंपने का पीछे प्रमुख कारण क्या था? अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठा को सौंपने का प्रमुख कारण क्या था? सैनिक दृष्टि से मराठा का श्रेष्ठ होना, क्योंकि अलीवर्दी खां से भी उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ सैनिक किसके पास था? मराठाओं के पास। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिए, हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1764 में। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध। प्लासी के हुआ था 1757 में। याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था 1757 में। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? यह मीर जाफर को। याद रखिए, बंगाल युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गए थे? याद रखिए, मुंगेर, बिहार का मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 64 नंबर क्वेश्चन। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1957 को कौन सा संधि हुई थी? आलमगीर। याद रखिएगा, आलमगीर के संधि रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और प्लासी युद्ध के बाद हुआ था। और बक्सर युद्ध के बाद कौन सा हुआ था? इलाहाबाद संधि। याद रखिए, बक्सर युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि। अवध का अंतिम नवाब कौन था? याद रखिए, वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखित घटनाओं का क्रम के अनुसार करें। मीर जाफर की मृत्यु, बक्सर का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इलाहाबाद के संधि। यह सबसे पहले ब्लैक होल के संधि हुआ था। किसने किया था ब्लैक होल के संधि? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल का संधि किसने किया था? याद रखिए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। याद रखिएगा। तो पहले ब्लैक होल के संधि हुआ था, उसके बाद क्लाइव का प्रथम गवर्नर काल समाप्त हुआ था। उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था मीर जाफर का मृत्यु, और फिर हुआ इलाहाबाद का संधि। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट की सहायता से सही के। उसने 1707 के बीच के मुगल साम्राज्य का वजीर रहा। फर्रुखसियर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 में वो बिहार के भी सूबेदार दे दी गई। 1720 के बाद उसने मुगल के संप्रभुता से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर ए। फर्रुखसियार ने 1713
13 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया था, याद रखिएगा। और 4 में 1720 के बाद उन्हें मुगल की संप्रभुता से इनकार कर दिए थे। ये कहाँ के थे? ये साउथ के ब्राह्मण थे, मुर्शिद कुली खां। शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? याद रखिएगा, वजीर खां को। याद रखिएगा, वजीर खां को मारने के लिए। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिया? पोरबंदर का संधि। याद रखिएगा, पोरबंदर का संधि। देखिए इसमें, देखिए पोरबंदर का संधि कब हुआ था? पोरबंदर का संधि हुआ था 1665 में। याद रखिएगा, 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन। मुगल सम्राट, देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? याद रखिएगा, आगरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। अमृतसर धार्मिक, ऐसे लाहौर इनका राजनीतिक राजधानी थी। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर लिया था? याद रखो, सादत खां। सादत खां ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था। बक्सर युद्ध के विजय प्रांत अंग्रेज को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान। बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवान मिला। मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधार के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़ाकर लगभग कितने हो गया था? याद रखिए, 1,50,00,000 रुपये। याद रखिएगा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो याद रखिएगा, शंभू जी। उसके बाद साहू जी। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी। याद रखिएगा। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर का नींव रखी गई थी? याद रखिएगा, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर का नींव रखी गई? मियाँ मीर। याद रखिए, मियाँ मीर। पोरबंदर का संधि में मराठा का प्रतिनिधित्व कौन था? नाना फडणवीस। कब हुआ था पोरबंदर संधि? कब हुआ था? 1665 में। कब हुआ था? 1665 में। शिवाजी ने पोरबंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने मुगलों के प्रति प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी। दोनों सही है, दोनों सही, किंतु आर के सही व्याख्या नहीं है। देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पोरबंदर का संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। याद रखिए, कारण था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य बीज बोना। अधोलोकित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी गई थी? अलीवर्दी खां के। देखिए, अधोलोकित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर राशि को कम कर दिया था? अलीवर्दी खां। अधोलिखित में से किस शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? या तो क्लाइव और नजमुद्दौला और शाह आलम। नजमुद्दौला शाह आलम। क्लाइव और नजमुद्दौला और शाह आलम। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठों का स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिए, मराठा के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई। याद रखिएगा, ताराबाई। ये अपने ही अंदर लड़ रहे थे गद्दी के लिए। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कूट की सहायता से सही उत्तर दे। तो इसका सही आंसर है
शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों का मानता था, यार ये भी सही है। पंडित तथा न्यायाधीश की सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे, नहीं बाध्य नहीं थे। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था, ये भी सही है। इसका आंसर कौन सा होगा? सी। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? याद रखिएगा, शंभू जी के, शिवाजी के बाद जो शंभू जी बने थे उस समय अष्टप्रधान का परिषद का विघटन हो गया था। शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? याद रखिएगा, शिवनेर। कौन सा किला में हुआ था? शिवनेर। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब को कंपनी को प्रदान किया था? कौन? मीर कासिम। अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेज के लिए दुधारू गाय के समान थी? याद रखिए, अवध। दुधारू गाय जैसे समान था। 89 देखेंगे। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेज ने बंगाल के नवाब के पद को बनाया गया था। क्या है रे जी? देखिए प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेज ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा। कौन? नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उसके हितों का संरक्षण करती थी, जिसका सही आंसर है ए नंबर। मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेज की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? होलकर। क्या देखिएगा, होलकर। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य का अपना आधिपत्य स्थापित किया? याद रखिए, कब? 1761 में। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद का अंतर्गत परराष्ट्र विदेश का मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? याद रखिए, कौन सा? सुमंत। याद रखिए, सुमंत। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? याद रखिएगा, कौन सा किला? तोरन। याद रखिए, तोरन। कौन सा किला जीते थे? तोरन। 94 का देखेंगे। मराठों का किस शासक ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? कौन सा? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? होलकर। याद रखिएगा। शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था अश्वारोही सेना के संगठन को। कितना? अश्वारोही सेना संगठन को क्या कहता था? पागा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा का आरंभ किया? याद रखिए, कौन सा? मुर्शिद कुली खां। शिवाजी का राज तिलक किस किले में हुआ था? याद रखिए, रायगढ़ का किला में। उनका जन्म शिवजी ऐसा ही कुछ नाम जगह उनके किला में जन्म हुआ था। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन में दुर्लभ होने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, पेशवाकालीन मराठा साम्राज्य का दुर्लभ होने का कारण था जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। याद रखिए, पुनरुत्थान। शिवाजी को अश्वारोही सेना में सबसे निचले की श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? याद रखिए, क्या कहलाता था? ये कहलाता आपका हवलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 100 पूरे 100 क्वेश्चन हो गया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राघोवा के साथ सूरत की संधि कब किया था? याद, सूरत की संधि कब हुआ था? 7 मार्च 1775 में। सूरत की संधि कब? 1775 में। पोरबंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। याद रखिए, 1665 में। हिंदू दीवान दीनानाथ
किसके दरबार में था? याद रखिए किसके दरबार में था? यह था आपको निजामुल मुल्क असफजाह के दरबार में। याद रखिए। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? याद रखिए कौन मारा था? अजीम खां। याद रखिए कौन मारा था छुरा गुरु गोविंद सिंह का? अजीम खां। इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? पटना में। याद रखिए पटना में। उद्वलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? याद रखिए चूड़ामन। याद रखिए चूड़ामन ने। शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण किया था? शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किला निर्माण किया था? याद रखिए तोरण। सबसे पहला किला किसने जीता था? तोरण। निम्न मराठा सैन्य अधिकारी के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए हैं। गैटकुट को सहायता से सही कीजिए। सबसे पहले होगा आपका कौन सा? पाइक। दूसरा नायक। तीसरा होगा हवलदार। तीसरा जुलमदार। फिर होगा आपका हजारी। फिर सरे नौबत। हिंदू पदशाही किसका आदर्श था? याद रखिए किसका आदर्श था? यह था आपका बाजीराव प्रथम। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? याद किसका? सूरदास का। गुरु ग्रंथ साहिब में सूरदास का वाणी सम्मिलित नहीं है। मराठों का सरदेशमुखी मराठा का सरदेशमुखी था। यह था अन्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत भूराज को एकत्र करना, देशमुखी के लिए अलग रखने का ग्राम क्षेत्र। इसे देखें, देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर। याद रखिए देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर। उद्वलिखित में से शिवाजी का विषय में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा बी। हिंदवी राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। याद रखिएगा किसकी प्राप्ति के लिए? हिंदी राजस्व के प्राप्ति के लिए। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को अपदस्थ करने का सैयद बंधु की सहायता किस मराठा पेशवा ने किया था? याद रखिए बालाजी विश्वनाथ। अवध के किस नवाब को मुगल साम्राज्य अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? कौन था? सफदरगंज। याद रखिए अवध के किस नवाब को मुगल साम्राज्य अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? सफदरगंज को। उद्वलिखित में से किस मराठा ने 1775 ईस्वी में स्वयं का पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से पूर्व के सूरत की संधि किया था? याद कौन? रघुनाथ राय। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उदौला को बेताल, फैंटम या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा? तो याद रखिए किसने कहा था? ये आपको कहा था वारेन हेस्टिंग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इस पे। याद रखिए कौन कहे थे? इसका आंसर सी होगा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश एलिजा इम्पे। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुरनंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? याद है किसके साथ? अंगल और माठा के साथ। कब हुआ था? यह तो हुआ था 1665 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1665 में पुरनंदर का संधि। नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन,
ग्रांट डफ ने अधोलिखित में से किसका इतिहास लिखा था? याद रखिए किसका लिखा? ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम जाट शासक कौन था? याद रखिए अंतिम जाट शासक कौन था? यह था रणधीर सिंह। याद रखिए कौन था? रणधीर सिंह। भोसले कहाँ के शासक थे? तो याद रखिए नागपुर के। भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के। अमात्य निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? याद रखिएगा अमात्य निम्नलिखित में किस एक का अधिकारी था? याद रखिएगा आय व्यय का हिसाब का। याद रखिएगा 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था? याद रखिएगा नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यह आंसर आपका बी होगा, जो कि मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद। याद रखिएगा पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? याद रखिए कौन सा किले किया था? पुरंदर का किले। याद रखिए पुरंदर का किले। देखेंगे अब 121 नंबर क्वेश्चन। मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था में संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया गया? याद रखिए कौन सा बदल गया था? याद रखिए कौन? सरंजामी व्यवस्था। याद रखिए कौन सा? सरंजामी व्यवस्था। आंसर आपका ए होगा, सरंजामी व्यवस्था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो पराजय का प्रमुख कारण था अहमद शाह अब्दाली के अधिक कुशल सेना था। अहमद शाह अब्दाली के पास कुशल सैन्य नेता था। याद रखिएगा पानीपत तृतीय युद्ध में मराठा सेना के नेतृत्व किसने किया था? याद किसने किया था? यह बाजीराव। याद रखिए कौन से किए थे? बाजीराव। बाजीराव नहीं, आंसर ये होगा डी, सदाशिवराव भाऊ। अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? याद है जीवन की अंतिम घटना कौन थी? कर्नाटक का अभियान। शिवाजी का जीवन का अंतिम घटना कौन था? कर्नाटक अभियान। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? तो कौन सा कार्य नहीं किया? उन्होंने रैयतवारी बंदोबस्त के स्थान पर मालवारी व्यवस्था लागू की। यह नहीं किए थे ये मुर्शिद कुली खां। देखते हैं तो 26वां क्वेश्चन। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? याद है कौन? न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था। याद है कौन? तो याद है ये शुजाउद्दीन। याद रखिएगा शुजाउद्दीन। जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह द्वारा कब की गई थी? याद कब किया गया था जयपुर का स्थापना? यह किया था 1727 में। याद रखिएगा 1727 में। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी? याद रखिएगा मराठा का हानि हुई थी, मराठा के साथ हुई था बेसिन की युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे 129 नंबर। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसे माना जाता है? गुरुमुखी का आविष्कार किसे माना जाता है? याद रखिए गुरु अंगद का। याद रखिए गुरुमुखी से देखिए गुरु यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी गुरु है, तो याद रखिएगा गुरुमुखी आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद। जाट जाति का अफलातुन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सूरजमल को। सूरजमल में। पलासी के युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी पर तट पर हुआ था? याद रखिए कौन सा? भागीरथी, बंगाल में है। किस मुगल शासक ने मराठाओं को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया? याद रखिए किस मुगल शासक ने मराठा को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? याद कौन सा मुगल शासक था? जहांगीर। याद कौन सा? जहांगीर। नेक्स्ट देखेंगे 133वां क्वेश्चन। सर्वप्रथम मुगलों ने मान्यता प्राप्त करने वाले मराठा शासक था? मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? साहू जी। याद रखिएगा साहू जी। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? याद कौन सा?
पत्नी शिवाजी का पुतलीबाई याद रखिए, पुतलीबाई। किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति मानने का श्रेय दिया जाता है? कौन सा सिख गुरु का? हरगोविंद, श्री हरगोविंद, याद रखिएगा। कौन, किनको? श्री हरगोविंद। शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेश मुखी नहीं वसूली? कौन सा प्रांत से? जोधपुर, याद रखिएगा, जोधपुर। नेक्स्ट देखेंगे, किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? याद कौन? नाना फडणवीस, याद रखिएगा, नाना फडणवीस को। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में दी गई सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। देखिएगा, मजदूर अमात्य, याद रखें, मजूमदार अमात्य कौन था? वित्त मंत्री, याद रखिएगा। मजूमदार कौन था? वित्त मंत्री, याद रखिएगा। वाक्यान्विस क्या था? ये गुप्तचर तथा डाक प्रमुख, या गुप्तचर तथा डाक प्रमुख। चिटनीस क्या था? यह शाही पत्राचार का प्रमुख, या शाही पत्राचार का प्रमुख। दरबीर कौन था? सुमंत, ये विदेशी मंत्री, याद रखिए, दरबीर कौन था? विदेशी मंत्री। देखिए 39 नंबर भी सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए, प्रथम मंसूर आंग्ल युद्ध किसके काल में हुआ था? सर जनरल स्मिथ। द्वितीय मंसूर आंग्ल युद्ध कब हुआ था? सर आयरकुट, याद रखिए, सर आयरकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? जनरल मिडोस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? जनरल स्टुअर्ट, याद रखिए, जनरल स्टुअर्ट। इसका आंसर ये होगा। अवध के नवाबों का सही अनुक्रम करें, तो अवध के नवाब कौन कौन से होंगे? सही क्रम देखिए, इनमें से सबसे पहले आएंगे सादत खां। सबसे पहले इन्हीं को बनाया गया। कब बनाया गया था? 1722 से 1739, सादत अली खान को। उनके बाद कौन बना था? वजीर अली को कब बनाया गया था? 1797 से 1798, याद रखिएगा। उसके बाद बनाया था सादत अली टू। इनको बनाया गया था 1798 से 1814 तक, याद रखिए, 1798 से 1814 तक। वाजिद अली शाह को कब बनाया गया था? वाजिद अली शाह को कब बनाया था? लास्ट है, देखिए, याद, अवध का नवाब का लास्ट कौन है? वाजिद अली शाह। इनको बनाया था 1847 से 1856 में, याद रखिएगा, 1847 से 1856 तक। देखिए, अवध का फर्स्ट नवाब कौन था? सादत खां, याद है, सादत खां। अवध का लास्ट नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, याद रखिएगा, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। निम्न में से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपनी स्वामी मानते थे? याद रखिए, पेशवा को अपनी स्वामी मानते थे। कौन? सिंधिया और होलकर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर। मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव में कर संग्रह कर कार्य करता था, कौन था? पाटिल, याद रखिए, पाटिल, जो गांव में कर संग्रह करता था। शिवाजी के अंतिम विजय कौन थी? याद रखिए, शिवाजी की अंतिम विजय कौन थी? याद रखिए, जिंजी। अंतिम विजय, लास्ट विजय इनका जिंजी थी, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का बीज किसने लगाया था? याद रखिए, टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। कौन स्वतंत्रता का बीज लगाया था? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट देखेंगे 145 नंबर। दारा सिकों ने किस सिख गुरु को मुगल शाहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? याद रखिए, दारा सिकों ने किस सिख गुरु को मुगल शाहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? क्या था? याद रखिए, कौन सा?
किनको कहा था, कौन सी गुरु कहा गया था, याद रखिएगा, हर राय, याद रखिए हर राय को, हर राय जी को। मसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ असत्य, असत्य है। तो ये असत्य को ना, चतुर आंगल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ये बहुत सही है। एक भाग को मैसूर के अवयस्क शासक को सौंप दिया गया, ये गलत है, ये गलत है, इसका आंसर 2 होगा, याद रखिए 2। अंग्रेजों ने मैसूर के राजा के साथ सहायक संबंधी स्थापित किया था, ये सही है। 1894 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने मैसूर का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा सत्य होगा, 2 और 4। नीचे देखेंगे, नीचे दिए गए मराठा पेशवाओं के उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कौन, इनको माधवराव पहले होंगे, बालाजी नारायण, बालाजी विश्वनाथ, यही सबसे फर्स्ट पेशवा बने थे। किसने बनाया था, साहू जी, इस याद रखिए साहू जी इनको पेशवा बनाया था। कब बनाया गया था इनको, कब से कब पेशवा रहे थे, 1713 से लेकर 1720, याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद कौन बने थे, इसके बाद बाजीराव प्रथम, याद रखिए बाजीराव प्रथम कब बने थे, 1720 से लेकर 1740 तक, याद रखिए 1740 तक। उनके बाद कौन बने थे, उसके बाद बाजीराव कब बने थे, ये बने थे 1740 से लेकर 1761 तक। उसके बाद कौन बने थे, उसके बाद आपको ये माधवराव ये बने थे 1761 से लेकर 1772 तक। उनके बाद कौन बना था, उनका नारायण राव, याद रखिए नारायण राव, ये बने थे 1772 से लेकर 1773 तक, याद रखिएगा। उसके बाद माधव नारायण राव, ये लास्ट पेशवा थे, याद रखिए माधव नारायण राव लास्ट पेशवा थे, 1774 से लेकर 1796 तक, ये लास्ट। देखिए फर्स्ट पेशवा कौन थे, तो याद रखिए बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट, और लास्ट कौन थे, माधव नारायण राव, याद रखिएगा। 144 में क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया, यह था, याद रखिए 40%, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा जय सिंह ने अधोलिखित में से किन स्थानों पर वेधशाला स्थापना कराया था, याद रखिए उज्जैन में भी हुआ था, बनारस में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और आगरा में भी हुआ था, उदयपुर में भी हुआ था, और मथुरा में हुआ था। आगरा में नहीं हुआ था, न कन्नौज में हुआ था, याद रखिएगा। इसका आंसर कौन होगा, डी। जफरनामा किसकी कृति है, याद रखिए जफरनामा किसकी कृति है, तो यह गोविंद सिंह की, याद रखिए जफरनामा किसकी कृति है, गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया, तो याद किनके, साहू जी ने ही फर्स्ट पेशवा बनाया था। कौन बने थे, बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र था जरीब, याद रखिए प्रयोग किए गया यंत्र था जरीब, याद रखिए। उद्धोलिखित इतिहासकारों में से किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया, याद मनुची इतिहासकार। नेक्स्ट देखेंगे, किसको अवध का राजा की उपाधि प्राप्त थी, याद किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी, या सादत अली, ये फर्स्ट अवध नवाब थे। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का और उसके औसत वजन के साथ सही सम्मिलित करें, यह कौन, इसका आंसर डी,
डी, इसका आंसर डी होगा काजमी। काजमी कितना था? 8 ग्रेन का, याद रखिए 8 ग्रेन का। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास, याद रखिए ये जो क्वेश्चन है रामदास। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी? रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी आमला, याद रखिएगा आमला, आमला। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी? याद रखिए मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी? याद है लॉर्ड मार्कटनी, याद रखिए लॉर्ड मार्कटनी। किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिए लॉर्ड वेलेस्ली। वह मुस्लिम नेता जो मराठा की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया, कौन? इब्राहिम गारदी, याद रखिएगा कौन? इब्राहिम गारदी। वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेराजात की सूबेदारी संभाली थी, कौन था? जनरल वनतूरा, याद रखिए जनरल वनतूरा, जनरल वनतूरा। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए पेशवा कहाँ के थे? पूना में। भोसले कहाँ थे? नागपुर के। होलके कहाँ के थे? इंदौर। गायकवाड़ कहाँ के थे? ग्वालियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। नहीं, सिंधिया ग्वालियर के थे, याद रखिएगा। गायकवाड़ बड़ौदरा के, याद है गायकवाड़, याद रखिए गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदरा के। सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के, लियर का, याद रखिए ग्वालियर का। एक 163 नंबर क्वेश्चन देखें। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था? याद है कौन सा था? जॉर्ज ऑक्सनडेन, याद रखिएगा जॉर्ज ऑक्सनडेन, याद रखिएगा। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? याद है कौन? अलीवर्दी खां, याद है कौन किया था? अलीवर्दी खां, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने रजनाना वसूल किया था? नजराना वसूल किया था, कौन? अलीवर्दी खां, याद रखिए कौन? अलीवर्दी खां। निम्न में से कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं है? याद रखिए कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था? यानी विदेशी शक्तियों का आगमन। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया? अपने समाज की सुरक्षा के लिए। जानते थे कि अगर साथ नहीं देंगे तो मराठा अवध पर चढ़ जाएगा युद्ध करने के लिए। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गया? कौन सा? वासिन के संधि। कब हुआ था? 1802 में। वासिन के संधि या कब हुआ था? 1802 में। देखिए इसमें बताते हैं पूरे। देखिए इसमें पुरंदर का संधि कब हुआ था? यह था 1665 में, याद रखिए 1665 में। सलाबाई की संधि कब हुआ था? सलाबाई की संधि आपका हुआ था 1882 में, याद रखिए 1882 में सलाबाई का संधि हुआ था। एक हुआ था कौन सा? पंढरपुर की संधि, यह पता नहीं है इनके क्या है, इनके कब हुआ था। देखिए एक और याद रखिएगा देखिए ये संगोल, ये भी एक इम्पोर्टेंट है।
संगोला के संधि, ये इंपॉर्टेंट है। संगोला के संधि याद रखिएगा, कब हुआ था संगोला संधि? 1750 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संगोला संधि 1750 में। और बेसिन का संधि तो बता दीजिएगा, बेसिन संधि आपको 1802 में हुआ था। देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? कौन सा सही? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। उपयुक्त इसमें सही। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायता संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर दिया होगा, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना, अंग्रेज की। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठा को हराया था? याद कौन? अफगान ने, यह अफगान अब्दाली। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? याद रखो, गुरु गोविंद सिंह। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? याद रखिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये आपको कितने नंबर क्वेश्चन है? 74। ये था, देखिए, ये इसका आंसर होगा ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। याद रखिए, सरंजामी प्रथा क्या था? मराठा भू राजस्व प्रथा। 175 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? कौन सा? प्लासी की युद्ध। प्लासी की युद्ध ही कब हुआ था? 1757 में। याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, भागीरथी नदी के पास। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? याद रखिए, अवध का नवाब। याद रखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। याद रखिए, सैनिक व्यवस्था को गठन किया। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? याद रखिए, शिवाजी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। यह धार्मिक राजधानी अमृतसर। मोरी लिप का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? याद रखिए, कौन? मराठा का। याद रखिए, मोरी लिपि। इसमें देखिए, दिए गए मानचित्र का विचार कीजिए। चित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शा गया। तो कौन सा? मराठों का। याद रखिए, तो इजी है, मराठों का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? याद रखिए, कौन सही सुमेलित? याद, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का स्थापना किए थे गुरु गोविंद जी ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का स्थापना किए थे। पंजाब में अमृतसर नगर का स्थापित किया था ये गुरु रामदास। याद रखिए, गुरु रामदास। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। याद रखिए, शाह शुजा से ने रणजीत सिंह कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। याद रखिए, कौन? मराठा प्रशासन में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, याद पेशवा बाजीराव टू। याद रखिए, पेशवा बाजीराव टू।
रणजीत सिंह की किस मिसल से संबंधित है? याद किस मिसल से? शुकर चकिया या शुकर चकिया, याद रखिएगा। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकर चकिया। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। यह देखिए फर्स्ट सही है, ये गलत है, ये गलत है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? याद है टीपू सुल्तान। याद है श्रीरंगपट्टनम का पत्नी किसके साथ हुआ? टीपू सुल्तान। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? कौन कहता है? वारेन हेस्टिंग। लाया था कौन? लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था सामंत। सामंत, याद रखिए सामंत। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। देखिए उस समय का जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो गए थे, नीचे दिए गए गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी? कौन सा? लॉर्ड वेलेस्ली। याद है कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? याद है अफजल खां। अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? कब मारे गए थे? 1799। याद रखिएगा टीपू सुल्तान। ये फोर्थ एंगल मसूर युद्ध था। इतना याद नहीं है मगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? कौन? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा। याद रखिए फर्स्ट पेशवा कब बने थे? 1717 से लेकर 1720। 1713 से लेकर 1720, 7 साल तक रहे थे। खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? याद रखिए 300 वर्ष। ये मतलब अभी से होगा 2000 है तो अभी 25 जोड़ ली, 326 300 वर्ष 326 साल पहले आरंभ हुआ था, जो अभी 2026 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? याद रखिएगा कौन? गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। इलाहाबाद के संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? याद किससे बनाया था? मोहम्मद रजा खां। याद है मोहम्मद रजा खान को। याद रखिएगा। देखेंगे अब 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? कौन? गुरु अर्जुन देव। याद है गुरु अर्जुन देव। और साथ में गुरु तेग बहादुर, 2 को मुगल के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था। इसका आंसर ये होगा। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किनका? गुरु गोविंद सिंह का। याद रखिएगा नांदेड़ गुरुद्वारा। याद रखिए गुरुद्वारा नांदेड़ गुरुद्वारा किनके पवित्रता में माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के। अधोलिखित युग में से कौन सुमेलित है? याद रखिएगा कौन सा? सी आंसर है इसका। 1800
56 ईस्वी में अवध का विलय, अवध का मतलब हड़प लिया गया था अंग्रेज द्वारा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई का स्वयं देखा, वह कौन था? यानी कौन था? काशीराज पंडित महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। यानी कौन सा? खड़क सिंह, याद है खड़क सिंह। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, कौन था? सर आयरकुट, याद रखिएगा सर आयरकुट। कौन सा? सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में, याद रखिएगा। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, याद, बंगाल के नवाब। सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था? बंगाल ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पूर्णतः स्थापित किया था, कौन किया था? 1858 में समाज्ञी की घोषणा की थे, 1858 की समाज्ञी की घोषणा ने। आदि ग्रंथ के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? याद है गुरु अर्जुन देव। वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसने सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था? कौन था? सर जॉन लॉरेंस, याद रखिएगा सर जॉन लॉरेंस बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गया था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, याद है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? श्रीनगर। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान अधिकार दिया गया? लॉर्ड क्लाइव के समय। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? कौन? गुरु तेग बहादुर, याद रखिए गुरु तेग बहादुर। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? याद, शिवाजी मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहेर में, याद रखिए सलहेर में। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे? याद, कौन सा? आगरा नगर में कैद थे। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखे। सबसे फर्स्ट में कौन? संभाजी, दूसरे राजा राम, चौथा शिवाजी 2, फिर था छत्रपति साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? तो कौन सा? प्लासी का युद्ध में। कब हुआ था? 1757 में, याद रखिएगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो कौन किया था? मीर कासिम, मुंगेर में ले गया था मीर कासिम में। बक्सर के उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, याद रखिए शाह आलम द्वितीय। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? याद रखिए कौन? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। बी। हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेज के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो याद रखिएगा गुंटूर की सरकार, याद गुंटूर की सरकार। 222 देखें क्वेश्चन नंबर। हिमालय की तराई में रोहिलखंड की राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? याद रखिए अली मोहम्मद खां को, अली मोहम्मद खां। मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे, मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे कौन?
डी कुनबखर बखर। सर जद्दूनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को दी लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया? शिवाजी को। याद रखिएगा, शिवाजी को। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? कौन सा स्थान पे? यह हेमकुंड, जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें हेमकुंड में। सहायता संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पंजाब के दलीप सिंह। याद रखें, सहायक संधि। किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासन बना? बालाजी विश्वनाथ। किस सिख गुरु को अकबर ने 50 बीघा जमीन दी थी? याद है, किस सिख गुरु को अकबर ने 50 बीघा जमीन दी थी? रामदास सिख गुरु को। याद रखिएगा। 229 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना गया। कारण देखेंगे, साहू ने के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, जिसमें दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं 230। इसमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? कब किया गया था? 1789 में। 1789 में। क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोनों सही है, ये और दोनों। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत, यह देखिए भारत का, ये बंगाल का था, ये भारत का। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? किसका? अवध का। 235 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वो कौन थी? ताराबाई। याद रखिएगा, ताराबाई। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध में ही निर्णायक सैन्य सफलता माना जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी का। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी? 12 अगस्त। कब किया था? 12 अगस्त 1765 में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कब? पोलीलूर में। याद रखिएगा, कब? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे? पोलीलूर में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया था? याद रखिए, किसके काल में? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। याद रखिए, दलीप सिंह। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। आंसर इसका यह है। उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताएं जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था। कौन सा? नाना फडणवीस।
राणा फडणवीस। अंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह था लॉर्ड हेस्टिंग। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ था? यह था पश्चिम बंगाल में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था वर्ष 1856 में। याद रखिए 1856 में। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? याद रखिए जेम्स आउटरम। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? याद रखिए किए थे टीपू सुल्तान। 1802 में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य में हुआ था? याद अंग्रेज और बाजीराव टू में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? सरधाना में। याद रखिए सरधाना में। 250 क्वेश्चन देखेंगे। 250वां क्वेश्चन। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 उनका निधन पेरिस में हुआ था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ये कौन सा रीति से हुआ था? ये आपको कुप्रशासन के कारण। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन से तृतीय अंगल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ये कौन सा है? इसका बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय अंगल मराठा युद्ध से संबंधित है किसे? लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय अंगल मराठा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? यह पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? ये ताराबाई। याद रखिए ताराबाई। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था आपको मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा। इसके बाद स्वतंत्र बंगाल का घोषणा कर दिया था मुर्शिद कुली खान ने, क्योंकि मुगल समाज कमजोर हो रहा था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए गए संधियों का सही कालानुक्रम के नीचे गए कूट को पता कीजिए। कौन था? पहले हैदराबाद था। हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। इसका आंसर होगा ए। शिवाजी के समय सरनोवात का पद संबंधित था। या सरनोवात का पद संबंधित था कौन सा? याद रखिए सैन्य प्रशासन। शिवाजी के समय सरनोवात मतलब स से याद रखिएगा स का वर्ण। इसमें वर्ण स है, इसमें वर्ण स है, तो याद रखिएगा। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? याद किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद जी ने। याद रखिए गुरु गोविंद जी ने।
बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। निम्नलिखित में से कौन एक सुमलित है? तो याद रखिएगा इसका। देखिए, यह सही आपका आंसर है डी। चतुर्थ अंगर मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गए। 64 नंबर क्वेश्चन, 264 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? याद रखिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। याद रखिए, गुरु अंगद जी को। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? कौन सा? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर में कौन? हैदर अली। याद रखिएगा, हैदर अली। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किए थे? याद रखिएगा, कब किए थे? याद रखिए, यह 1727 में क्या जन्म हुआ था और 1674 में उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। उनका जन्म कब हुआ था? शिवाजी का 1627 में। शिवाजी का राजधानी कहाँ पर था? शिवाजी का राजधानी आपको रायगढ़। याद रखिएगा, कहाँ पे? रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। याद रखिए, रायगढ़ में। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारी में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दान की थी? शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि उपाधि दी थी? याद रखिए, किनको मिला था? राजा राम को। याद रखिए, राजा राम को। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का, याद रखिए, कौन हुआ था? ताराबाई। इसका आंसर सी है, ताराबाई। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ये रामदास। याद रखिए, रामदास। निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया? निम्नलिखित में किसे 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी का अधिकार प्रदान किया? तो किसने किया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। याद रखिए। सुरक्षा के लिए मराठों ने राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? इसका होगा चौथ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित करें। इलाहाबाद का संधि, मंगलौर का संधि और एक सालाबाई का संधि। याद रखिए, यहाँ लिख लीजिए, सालाबाई संधि की संधि 1759। दूसरा था मद्रास की संधि। देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। याद, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। मंगलौर की संधि कब हुआ था? मंगलौर की संधि हुआ था आपका हुआ था 1784 में। याद रखिए, 1784 में। और सालाबाई का संधि कब हुआ था? सालाबाई का संधि हुआ था आपको 1769 में। याद रखिए। मद्रास का संधि कब हुआ था? मद्रास का संधि हुआ था आपको, सालाबाई का संधि कब हुआ था? 1782 में। मद्रास का संधि हुआ था 1769 में। याद रखिए, 1769 में।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? कहाँ पे किए थे? यहाँ पे ये लाहौर में यह देखिए इनका राजधानी भी था राजा रणजीत सिंह का। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज का अधिकार स्थापित हुआ? कब हुआ था? 1797 में, याद रखें 1797 में। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में किस पराया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का अस्थायी प्रतिनिधि कहा जाता है? इनको ये दरोगा को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसका भी एमसीक्यू कर रहे हैं, देखिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया? किस साहित्य ने? भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? किसने किया था? नानाजी दावर ने, याद रखिएगा, कवासजी नानाजी दावर ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासन भारत का 19वीं शताब्दी में निरुद्वीकरण हुआ, इस मत को किसने पूर्णतः अस्वीकार किया? किसने? डेविड मैरिस ने। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सार्वजनिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? सार्वजनिक ऋण में, याद रखिएगा, सार्वजनिक ऋण में। कृषि के वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये कौन सा? सी। वाणिज्यीकरण की नीति से किसान की माली राहत सुधरी, ये गलत है, और सुधरा नहीं और बिगड़ गया था। कमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? कहाँ पे? असम में। कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था? कौन सा? चाय, कॉफी, नील, सभी, इसका आंसर। भारत कृषि प्रधान देश के परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिसमें भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ। इस मत का प्रतिपादक कौन था? सभी, याद रखें, सभी। रिचर्ड कॉवडेन, जॉन ब्राइट, थियोडोर मॉरिसस, J.S. केन्स ने। निम्नलिखित में से किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत में हुई? किसके? ऋण तथा सूद पे, घरेलू व्यय पे, सेना पर व्यय, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास कहलाते थे। कौन सा? पन्नियाल को। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ये जमींदारों द्वारा। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ की थी कौन? टॉमस मुनरो। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे दिए गए किस कथन से आती है? इसका आंसर होगा बी। भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? याद देखिए, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी।
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कौन? दादाभाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी का उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? कौन सा? सर सैयद अहमद खां। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था कब? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त के समर्थ थे। रैयतवारी बंदोबस्त। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करें। उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? किनके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? याद रखिए, दादाभाई नौरोजी ने। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने? कार्ल मार्क्स ने। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? कब किया था? 1907 में। देखें 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे निकास का सिद्धांत का प्रतिपादक किया था? किसने? दादाभाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने। मद्रास में रैयतवारी बंदोबस्त का संबंधित रहा था। 18 नंबर देखेंगे। मुनरो सी, ऑप्शन सी, मुनरो। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? इसका आंसर होगा बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंशपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन। याद रखिए, स्वराज का अर्थ था स्वशासन। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? सन 1793 में। याद 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है? कौन सा इसका आंसर? डी होगा। ए और बी। एक रैयत के तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, और दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों का अधिपति बनना। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उपनिवेशी शासक काल में होम चार्जेज भारत के संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज के संघटक थी? या देखिए, लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि,
भारत में बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इसका आंसर केवल 1-2 होगा, 1-2। इसका आंसर ये नहीं होगा कि भारत में बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने की थी। फर्स्ट, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है, इसमें उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों की निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। इसका केवल आंसर फर्स्ट होगा। देखिए इसमें 35 नंबर क्वेश्चन देखें। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगाए सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसका आंसर केवल फर्स्ट है। सॉरी, इसका आंसर तीनों है, याद रखिए 1, 2, 3। देखिए, किसानों द्वारा लगाए सीधे सरकार को देता था डायरेक्ट। इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था, किसान डायरेक्ट सरकार को टैक्स देता था। इसमें ना जमींदार था ना बिचौलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, मद्रास वगैरह में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल ने? याद रखें, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। बंगाल और बिहार की भूमि में किराएदारों को अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब? 1885 में। निम्नलिखित में कौन भारत के उपनिवेशवाद का वे आर्थिक आलोचना था? कौन था? 3, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास की गवर्नर रहे? कब? 1820 से लेकर 1827 तक। भारत के संदर्भ में शासन में पित्तात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसका प्रयत्न संबंधित माना जाता है? कौन? थॉमस मुनरो से। कथन पर अभी कथन कौन सा? ब्रिटिश काल के सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन है, धन की निकासी का स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था। तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर ये होगा। ये दोनों सही है। आ का व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किए जाने का संबंध में था? कौन? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। याद रखिए, रैयतवाड़ी। भारत के इतिहास में संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देखिए, औरंग राजकोष का प्रभारी बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट मीरा सिदार। याद रखिए, मीरा सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता। इसका आंसर है आपका बी। यानी केवल 2 और 3 ये गलत है। ये भारत का इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव
निम्नलिखित में से किसकी घटना का विवरण था? याद रखिए किनका विवरण था? यह बिरसा मुंडा। कब के कब? 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का विद्रोह का। देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा 1901 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ये क्या कितना? 40%। याद रखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको नवीन राज्यों का उदय और साथ में आपको ब्रिटिश शासन के भारतीय व्यवस्था के जितना भी MCQ जो आपको 2021 तक पूछने जाने वाला MCQ जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो PCS हो या IAS में पूछे जाने वाला जितना भी क्वेश्चन था वो बता दिया गया है।